मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में सिविल कोड टेस्ट, जैसे आपको पता होगा कि सिविल कोड का प्रत्येक दिन हम 1 से 2 वीडियो लाने का पूरे प्रयास कर रहे हैं और हम ला भी रहे हैं, ठीक है। और आज जो है हमारा टेस्ट के तौर पे और वीडियो के तौर पे कह सकते हैं 15वां टेस्ट है। और कह लीजिए कि 15 नंबर टेस्ट और 15 नंबर क्लास भी है, ठीक है। और प्रत्येक एक वीडियो में, प्रत्येक एक क्लास में 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम इस वीडियो के अंतर्गत और इस टेस्ट के अंतर्गत 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आपको हम जानकारी के लिए सबसे पहले क्लियर कर देना चाहेंगे कि अगर आप इस जो भी कंटेंट हम आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन आंसर के तौर पे, उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपल वरेण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। वरेण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और साथ में आप नॉर्मली जाकर के टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं वरेण्यम एजुकेशन, देन वहां से जाकर के भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन सबसे पहले आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है और हम एक एक कर करके डिस्कस करते हैं। और सभी क्वेश्चन के बारे में हम जितना हो सकेगा डिटेल्स में मतलब बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बात हम यहाँ पर शुरू में मेंशन कर देना चाहेंगे कि हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ाते समय कोई क्वेश्चन अगर पढ़ाएं और हो सकता है कि आपको बेहतरीन समझ में नहीं आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आपको समझ में नहीं आया, या फिर कह लीजिए कि समझाने के क्रम में वो और अच्छा समझा सकते थे लेकिन आपको समझ नहीं पाए अच्छे से, तो आप प्लीज़ ये चीज़ें कमेंट जरूर कर दीजिएगा हमें कि हाँ ये क्वेश्चन को एक बार और कभी कवरेज कर दीजिएगा या फिर समझा दीजिएगा। इससे क्या होता है, कई बार देखिए कुछ क्वेश्चन को आप समझाना चाह रहे हैं किसी समय, लेकिन हो सकता है एट ए टाइम उसमें दिमाग में वो बात नहीं आया जो चीज़ें आप जानना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उसमें क्लियर हम नहीं कर पाए। तो ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर होता है लेकिन हाँ होता है, ठीक ना, इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ को लेकर के अगर आप कमेंट कर देते कि हाँ वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम किसी वीडियो में उसको हम जरूर कवरेज करते हैं, साथ में अगले किसी वीडियो में इस तरह का गलती ना हो इसकी भी हम लोग पूरी प्रयास करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपके स्क्रीन पे, और हम एक क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस, ठीक है, सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक ना, सर्विस साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। यहाँ पर से क्वेश्चन क्या बोला है कि सर्वर साइड मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। देखिए जिसमें लैंग्वेज की बात आती है, लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर में 2 प्रकार के लैंग्वेज यूज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत 2 होते हैं, एक होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली। और अगर लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जिसमें कि जैसे फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, सी है, C++ है, जावा है, PHP है, विजुअल बेसिक है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें पाइथन वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर से बात यह समझना है कि यहां पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इसमें क्या तत्पर होता है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मुख्य रूप से क्या होता है, ठीक है ना। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है वो जावा के बेस पे चलता है, ठीक है। और जावा कब बनाया गया, 1995 में इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि 1995 में जावा को पहली बार बनाया गया। हालांकि इसमें अगर फुल फॉर्म के तौर पे देखिएगा, जैसे HTML लिखा हुआ, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसी तरह से जैसे आपको एब्रीविएशन के तौर पे भी कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अगर एब्रीविएशन के तौर पे भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो जैसे जावा का आधार पे देखिए तो जावा का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ठीक ना, समझ में आया बात की नहीं, क्या होता है, जावा का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन हाँ आप HTML के बारे में अगर आप देखते हैं तो उसका पे तो होता ही ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक और यहाँ पे लिखा हुआ है PHP लिखा हुआ है, ठीक ना। PHP का होता है हाइपर टेक्स्ट मतलब प्री प्रोसेसर के नाम से इसे जाना जाता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ये मतलब एक लैंग्वेज है जो मुख्य रूप से कह लीजिए कि HTML की तरह ही बिहेव करती है, ठीक है ना। और एक और को आपको यहाँ पर से जावा की बात करें तो जावा का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हाँ जावा स्क्रिप्टिंग एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो जावा एस के नाम से इसे जाना जाता है, जावा एस यानी कि जावा स्क्रिप्ट के नाम से। अच्छा कई बार ना जावा सी का फुल फॉर्म पूछ देता है कि जावा सी का तात्पर्य क्या होता है, और वो क्वेश्चन हम बहुत बार देखे भी है और हो सकता है तो हम अगले क्वेश्चन में मेंशन भी कर देंगे, ठीक है। तो जावा सी का मतलब होता है जावा कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर के बारे में आप नहीं जानते तो आपको बेसिक से समझा देना चाहेंगे कि कंप्यूटर में जैसे हमारे डेटा को या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए 3 ट्रांसलेटर लगा हुआ होता है, जिसका नाम होता है कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। तो जावा सी जो हम यहां पर बोल रहे हैं तो सी का तात्पर्य है कंपाइलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
यहाँ पे इंफॉर्मेशन सूचना के रूप में यानी कि इंफॉर्मेशन के रूप में मतलब दूर संवेदी डाटा यानी कि सेंसर डेटा को दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में इसे देखा जाता है या फिर कह लीजिए कि जाना जाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, विषयक मानचित्र के नाम से जानते हैं, यानी कि थीमेटिक मैप के नाम से इसे जाना जाता है। चूंकि देखिए इसमें ना और भी ऑप्शन है जो दिया हुआ है, ये वैसे भी कोई काम का नहीं है। आप इसमें देखिएगा, अब जैसे राजनीतिक मानचित्र, तो हमारे ये जो सूचना के रूप में यानी कि इंफॉर्मेशन के रूप में दूर संवेदीय डेटा यानी कि सेंसर डेटा को दर्शाने का एक सामान्य मतलब फॉर्म किस रूप में जाना जाता है, तो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मैप का क्या है इसमें काम, कोई काम नहीं है, ठीक ना। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका नंबर 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है, इसमें कह रहा है 1 जीबी यानी कि जीबी की बात करें तो डेटा को स्टोर करने की यहां पर बात कर रहा है, ठीक है ना। 1 जीबी के बराबर में कितने केबी होते हैं ये आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1024 गुने 1024, ठीक है। 1024 गुने 1024 यानी कि 10,48,576 केबी इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बता देंगे स्टोरेज से रिलेटेड कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर से बता देना चाहेंगे कि जो स्टोरेज होता है ना, सबसे छोटी इकाई जो होता है वो होता है बिट होता है, जिसे हम लोग 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर के तौर पे हम लोग देखते हैं, जो सबसे छोटा इकाई। अगर हम 4 बिट अगर इसी तरह से बिट को बढ़ाते जाए तो जब 4 बिट होता है तो उसके बराबर में यानी कि 4 बिट को एक सेट बनाया जाता है और उसको कहा जाता है 1 निब्बल, ठीक है ना। उसी तरह से जब 8 बिट हो जाता है तो उसके बराबर होता है क्या, तो उसके बराबर होता है 1 बाइट होता है, क्या होता है 1 बाइट। अब बाइट का सेट को आगे बढ़ाया जाए तो 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, कितना होता है 1 केबी, ठीक है ना। और प्रत्येक बाइट एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर में अगर एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे हम अपने कंप्यूटर में एक विंडो प्लस आर प्रेस किए और इसमें नोटपैड नाम का एक फाइल बनाए, ठीक है ना। नोटपैड नाम का फाइल बनाए, इसका भी कोई स्टोरेज नहीं है, हम इसको सिंपल सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद लिख देते हैं क्लास, यहां पर से फाइल का नाम क्या दे देते हैं क्लास, ठीक है ना। और उसका फिर इंटर बटन प्रेस कर देंगे। जब हम अब इसी फाइल का डेस्कटॉप पर जैसे राइट क्लिक, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किए, जो आपको फाइल है उस पर, ठीक ना, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे वो अलग चीज आएगा, लेकिन हाँ ये जो फाइल अभी बनाए नोटपैड का उस पर राइट क्लिक किए और सबसे नीचे में प्रॉपर्टीज ऑप्शन है। इससे पहले के एक क्वेश्चन में इसका शॉर्टकट की भी पूछा प्रॉपर्टीज का, तो इसका अल्ट प्लस इंटर होता है प्रॉपर्टीज चेक करने का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज चेक किए तो इसका जो बाइट के आधार पर साइज बता रहा है वो कितना बता रहा है, तो 0 बाइट बता रहा है। हम इसमें कुछ नहीं किए, सिर्फ डबल क्लिक किए और इसमें हम ए लिख करके कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, यानी कि सेव कर दिए। अब इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज चेक करने जा रहे हैं, तो राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज पे जाकर के नीचे क्लिक करेंगे तो इसका आंसर क्या है 1 बाइट हुआ, ठीक है ना। अब इसको फिर से इसको ओपन किए, अब इसको शब्द को मिटाएं, ठीक है। अब मिटा करके लिखे हम अपना नाम RAHUL, ठीक है ना, यानी कि जो मेरा नाम है वो हम यहाँ पर नाम मेंशन कर दे रहे हैं, राहुल लिख दिए, ठीक है। हम सेव कर, अच्छा कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखिएगा इसमें 5 कैरेक्टर का यूज किया गया, कितने कैरेक्टर का यूज किया गया, 5 कैरेक्टर का मेरे नाम में यूज हुआ। तो जब हम इस पे कहाँ गया ये, हाँ ये राइट क्लिक किए और फिर प्रॉपर्टीज पे गए, तो अब इसमें देखिएगा कितना बाइट दिखा रहा है, तो 5 बाइट दिखा रहा है, जिससे प्रत्येक एक अल्फाबेट जो है वो 1 बाइट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं, ठीक है। तो प्रत्येक मतलब जो अल्फाबेट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा बाइट में भी एक कन्फ्यूजन अगर हो सकता है तो हम आपको यहाँ पर क्लियर समझा देना चाहेंगे कि बाइट क्या है, कि कई बार जैसे क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल में सुनिए कि जैसे 100 MB, ठीक है ना, इस तरह से लिखा हो रहता है MBPS, ठीक है ना, इस तरह रहेगा। और एक रहेगा 100 उसके फिर M, ठीक है ना, बी भी इसमें क्या रहेगा कैपिटल रहेगा, ठीक ना, और उसका फिर PS रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का मीनिंग अलग होता है। जैसे इसका मतलब है बीट पर सेकेंड, ठीक ना, क्या होगा इसका मतलब, तो इसका होगा बीट पर सेकेंड होगा, ठीक ना, पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं। जबकि अगर इसकी बात करें जो इसमें बड़ी बी है ना, तो इसका तात्पर्य होगा 100 बाइट पर सेकेंड होगा, ठीक ना। ये दोनों में अंतर होता है चीजों को, ठीक है ना। इस चीज को भी आपको पॉइंट आउट करके रखना होगा और याद करके रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, सॉरी इनपुट डिवाइस नहीं है, गलती से पढ़ा गया, इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर में वह डिवाइस जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या डाटा देते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और कंप्यूटर का वह डिवाइस जिसकी मदद से दिए गए इंस्ट्रक्शन को, इनपुट के मतलब जो दिया गया इनपुट है उसको प्रोसेस करने के बाद जो वांछित रूप से यानी कि वर्चुअली रूप से यूजर को या फिर किसी डिवाइस की मदद से आउटपुट के रूप में प्रोवाइड किया
जाए उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे आपका सीपीयू क्या बोलते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। अच्छा, स्कैनर से रिलेटेड एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जब स्कैन होता है तो उससे एक लाइट निकलता है, आप देखे होंगे एक लाइट निकलता है, कई बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप फिंगरप्रिंट कहीं लगाते हैं ना तो वहां पर भी क्या होता है कि लाइट आता है, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, मतलब सेंसर भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस भी इनपुट डिवाइस है। इवन जिस माइक से भी हम बोल रहे हैं और जिस माइक से सॉरी जिस कैमरा से मेरा सब थोड़ा सा फोटो कैप्चर हो रहा है वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हम फोटो को मान लीजिए इस तरह से हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिएगा जो मेरा फोटो है आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। इसी आधार पे हम अगर बात करें इस क्वेश्चन की, ठीक ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हम जानते हैं कि कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल 3 हो जाएगा, क्योंकि केवल 3 में ना क्या लिखा हुआ है, तो प्लॉटर। प्लॉटर किसका एग्जाम्पल होता है, आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन से पहले हम आपके सामने एक छोटा सा ऐड के रूप में आपको वरेण्यम एजुकेशन के द्वारा एक बैच स्टार्ट किया गया ADCA का, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप ये क्लास परचेस करते हैं, इस क्लास में आपको वरेण्यम एजुकेशन का जो ऐप्स है, मोबाइल ऐप्स है, उस पर आपको मिलेगा, जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 999 रुपया है, जिसमें कंप्लीट ADCA यानी कि DCA, टैली, DTP, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, डाटा एंट्री, सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा और सारा चीज एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसका नोट्स भी मिलेगा और साथ में 1 साल का यानी कि 1 ईयर का डिप्लोमा, मतलब एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं करना चाहते, आपका एक लेवल मान लिया जैसे कि हो गया कि नहीं वो सब चीज नहीं करेंगे, तो आपके भाई बहन, दोस्त यार, छोटे भाई बहन होंगे, उनको अगर करना है, या फिर कोई ऐसे रिश्तेदार में होंगे जो कहीं जॉब करते, कहीं काम करते और उनका चाहिए कि उनको कंप्यूटर नॉलेज बेहतरीन चाहिए, तो आप ये कोर्स उनको डेफिनेटली रिकमेंड करिएगा। ये कोर्स में कंप्लीट नॉलेज दिया गया, डाटा एंट्री का कंप्लीट नॉलेज दिया गया, ऑफिस वर्क का सारा चीज इसके अंतर्गत दिया गया। आपको कहीं से भी एक पॉइंट तक छूट नहीं है। और प्रत्येक संडे को हम रिवीजन सबको, एक एक स्टूडेंट को फोन करके पूछते हैं, कॉल करते हैं, उसे पूछते हैं कि कैसा है पढ़ाई, किस तरह से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। इसका एक पर्सनल ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें वॉइस चैट करके हम लोग सबसे बातें भी करते हैं, सबका प्रॉब्लम भी समझते हैं, तमाम तरह तरह की चीजें। इसमें विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि 9534796936 है और 7091370995 है, ठीक है। आप घर बैठे कहीं भी हो, पूरे बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में, झारखंड में, जहां भी है, उत्तर प्रदेश में, जहां भी है, आमतौर पे ये सब राज्य में से रिलेटेड हमारा वीडियो देखते हैं, इसीलिए सब राज्य का नाम लिए। हालांकि आप कहीं से भी आप देख रहे होंगे वीडियो, तो आप ये क्लास जरूर परचेज कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। चलिए वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ODBC का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। ODBC का पूर्ण रूप क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, यानी कि एब्रीविएशन के तौर पे। पिछले क्लास में भी हम इस बात का चर्चा किए थे कि गुरु आप लोग ना एब्रीविएशन जरूर याद कीजिएगा, फुल फॉर्म जो है जरूर याद कीजिएगा, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या होता है गुरु, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमांड, यानी कमांड का मतलब हो गया इंस्ट्रक्शन दिया गया है, डेटा कोडिंग किया गया है, ठीक ना। कौन सी कमांड एक फाइल से, ठीक ना, एक फाइल के कंटेंट को, ठीक ना, दूसरी फाइल में क्या करता है, मिला देती है। तो उस चीज को क्या कहा जाता है, तो ऐप इंड के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ऐप इंड के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक ना। समझ में आया बात की ना, उसे किस नाम से जाना जाता है गुरु, तो ऐप इंड के नाम से उसे जाना जाता है। एक बात को याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कमांड एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में मिला देता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐप एंड हो जाएगा, ठीक ना। ऐप इंड के नाम से उसे जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कैश में, ठीक ना, कैश, ठीक है, कैश में वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी का नाम है। जैसा कि आपको पता होगा, एक तरफ रैम काम करती है, एक तरफ
सीपीयू काम करती है, और रैम और सीपीयू के बीच में जो चीज़ें होती है जो डेटा को एक्सेप्ट करके प्रोसेस करवा देती है, उसे हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी को किंग ऑफ मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। और किंग ऑफ मेमोरी का काम यह है, एक तरह का कहिए सहायक मेमोरी, एक तरह के कहिए कि मतलब कह लीजिए सहायक मेमोरी का मतलब समझ रहे हैं, या फिर सहायक प्रोसेसर का मतलब आप ये समझ कि जैसे सीपीयू जो है वो अपना काम अपने आप पूरा नहीं कर पा रहा है, वफरिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो वफरिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है कि एक उसमें हम कैश मेमोरी लगाएं, तो कैश मेमोरी उसको सहायक मतलब सहायता दे रही है, देन वो क्या हो रहा है कि काम को और ज़्यादा फास्ट कर पा रहा है, ठीक है ना। जैसे राइट हैंड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना, नहीं कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है, ये अगर आप हमने है ना तो ये है ना, ऐसा करके नहीं हम लोग बोलते हैं। तो जस्ट लाइक बिल्कुल उसी तरह का आप बात मान लीजिए, ठीक ना। कैश मेमोरी में वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी का अपडेट करने की विधि, ठीक ना, को क्या कहा जाता है। यानी कैश मेमोरी से अगर वर्ड को हटाते हैं तो वो मुख्य रूप से कहाँ चला जाता है, तो मेन मेमोरी में चला जाता है। और उसमें जो अपडेट होता है, तो अपडेट होने की विधि, यानी देखिए यहाँ पर हिंदी भी था, उसका इंग्लिश भी हम लिख दिए, ठीक ना। अपडेट होने की विधि को क्या कहते हैं, तो उसे राइट बैक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो राइट बैक। राइट बैक के तात्पर्य क्या है प्रोसेसर में, तो कैश मेमोरी से कोई भी डाटा को हटाया गया और मुख्य मेमोरी में गया है, तो अपडेट जो होगा उसे राइट बैक के नाम से उसे हम सब जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमारा क्वेश्चन 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन भरा है, और इसका हम प्रॉपर आपको आंसर बताएंगे कि क्या मतलब क्यों इसका आंसर वो होगा जो आप नहीं सोच रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है। आप गूगल करेंगे तो इसका आंसर हट जाएगा, यानी कि डी नंबर आएगा। जो बात है हम आपको बता देना चाहेंगे कि आप गूगल करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना नंबर, तो डी नंबर आएगा, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, क्या आएगा, तो डी नंबर इसका आंसर आएगा। लेकिन इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर होगा, ठीक है ना। अब बी क्यों होगा इसके बारे में आपको पता पहले समझा देते हैं। यानी कि सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ लाइन लिखें, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं, ठीक ना। क्या लिखा है, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग किसी भी कंप्यूटर या प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि कंप्यूटर प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शन को यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें, MIPS जितना अधिक होगा कंप्यूटर में उतना तेजी से चलेगा। दूसरा पॉइंट, यह एक मानक है, यानी कि एक लेवल है जिसका उपयोग करके विभिन्न कंप्यूटर की गति को तुलना में किया जा सकता है, यानी कि तुलनात्मक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समझिए, एक पुराने कंप्यूटर की MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है 1000 हो सकती है, तो जबकि अगर नए कंप्यूटर में देखेंगे तो उसका 10,000 हो सकती है, जबकि नए वाला ज़्यादा काम करेगा, ठीक ना। हालांकि ध्यान देने वाला बात है कि MIPS का एक उपयोगी मापन के लिए नहीं है, इसमें हर्ट्ज का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अब हर्ट्ज के बारे में क्या पॉइंट है ये समझिए। हर्ट्ज यानी कि गीगाहर्ट्ज एक प्रोसेसर मतलब क्लाउड स्पीड का एक मापन है, और यह बताता है कि प्रोसेस प्रति सेकंड कितने चक्र पे घूमते हैं। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो होता है, फ्लॉप्स के उसे नाम जाते हैं FLOPS, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। यह एक मापन है जो यह बताता है कि कंप्यूटर प्रति सेकंड कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर सकता है। यह आमतौर पर वैज्ञानिक कंप्यूटर और मशीन लॉगिंग के उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप यह क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, और इसके बिहाफ में हम इसका आंसर MIPS मारे, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मारे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कह रहा है कि एक ग्रुप वेयर क्या होता है, ठीक ना। ग्रुप वेयर क्या होता है, ग्रुप वेयर का मतलब होता है वैसा कह लीजिए एप्लीकेशन या फिर कह लीजिए वैसा प्रोग्राम जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ऐसा प्रोग्राम या फिर कह लीजिए कि ऐसा फीचर्स जिसके अंदर एक साथ में बहुत सारे काम किया जा सके या फिर उस लायक हो, उसे हम लोग ग्रुप वेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कथित तौर पर C नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, इसमें कह रहा है कि अंकीय संगणक आप जानते होंगे, कई बार क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं, ठीक ना। तो अंकीय संगणक डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम का सांकेतिक शब्दों यानी कि कोड वर्ड में बदलने के लिए किस प्रणाली
ठीक ना, किस प्रणाली सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा बाइनरी द्विगुण, ठीक ना। द्विगुण का मतलब होता है मतलब डुअलिटी के नाम से इसे जाना जाता है, जैसा कि हम इसका मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम यहाँ पर से लिख पाए, ठीक है। चूंकि हिंदी में थोड़ा बहुत हमसे एरर हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में कम संभावना होगा, ठीक ना। तो अगर आपको हम पहले भी बता चुके हैं गुरु कि आप लोग से अगर ऐसा है कि कहीं कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए या फिर समझ नहीं पाए किसी वजह से, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि अगले हम किसी क्वेश्चन में इस तरह की गलती ना हो और उसकी संभावना थोड़ा कम जाए, इसकी हम आशा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 नंबर में चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संकेत यानी कि कोड या सिंबल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करते हैं कि कुछ गतिविधियां हुई है, ठीक ना। तो कुछ भी गतिविधियां हुई है तो उसे हैंडल करने के लिए हैंडलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैंडलर का, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैंडलर हो जाएगा, ठीक ना। कौन से संकेत यानी कौन से कोड या मतलब कह लीजिए कि इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करता है, नोटिफाइड करता है कि कुछ गतिविधि तो हुआ है गुरु, ठीक है, आप कहाँ हैं, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? उस जो गतिविधि होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हैंडलर कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फुल फॉर्म है और इस फुल फॉर्म में पूछ रहा है डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, और एब्रीविएशन के तौर पे हर एक दूसरे सेट में एब्रीविएशन तो रहता है ये फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग होगा। क्या होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है ना। जिसमें मुख्य रूप से ऐसा चीज़ें पढ़ना होता है जैसे कि डिजाइनिंग, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये सारा चीज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है और इसमें क्या कह रहा है? अनाकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए किस नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक ना, क्या अवरुद्ध करता है, ठीक ना, मतलब करता है, तो इसके लिए किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर हो जाएगा कि फायरवॉल का प्रयोग। अनाकृत मतलब हो गया, अनाकृत का मतलब हो गया उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी सॉरी नेटवर्क प्रोटोकॉल में अवरुद्ध करता है, वो कौन है जो करेगा? तो इसका होगा फायरवॉल। फायरवॉल आपके कंप्यूटर में भी होता है और नेटवर्क में भी होता है। आपके कंप्यूटर में अगर ओपन करेंगे तो अपने कंप्यूटर में ना एक ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल का गुरु, ठीक ना। क्या होता है? कंट्रोल पैनल नाम का ऑप्शन होता है, ठीक है। और कंट्रोल पैनल में अब देखेंगे तो यहाँ पर से देखिएगा विंडो डिफेंडर फायरवॉल नाम का यहाँ पर से ऑप्शन दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, हालांकि मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट और कनेक्ट भी है। इससे क्या होगा कि आप ये समझिए कि जैसे अगर आप कोई व्यक्ति अगर लड़ रहा है, ठीक है ना, अगर हम ही से लड़ रहा है, ठीक है, तो हम उस व्यक्ति को कितना देर डिफेंड कर सकते हैं? जितना भी मेरे ताकत रहेगा उतना ही ना कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं ना कि 5 को मिलकर 2 को मिलकर आ जाइएगा, हो सकता है कि एक ही है जो हमसे मजबूत रहे, ठीक है, तो हम नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि आप अपने से जितना लड़ सकते हैं, जितना बचा पा रहे हैं, वही क्या है? फायरवॉल है। तो नेटवर्क में भी होता है, कंप्यूटर में। कंप्यूटर बिना किसी थर्ड पार्टी, बिना किसी का सहारा लिए हुए जो लड़ रही है वायरस से या फिर आने वाले जो इन्फेक्टेड फाइल है, खराब तरह के चीज़ें हैं, मालवेयर है, उसे बच रहा है, तो दैट्स कॉल्ड फायरवॉल। फायरवॉल की मदद से ही उसे बचा जाता है। अब आता है बात कि अगर मान लिया जाए इसको और कुछ मिल जाए, तो जैसे वेपन मिल जाए, हथियार मिल जाए, डंडा उंडा मिल जाए, मारो के माथा कान फाड़ देगा, ठीक ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा मिला है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका है वो है फायरवॉल है, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, यह कहेंगे कि इसका आंसर फायरवॉल होगा, ठीक ना। समझ में आया बात कि नहीं? इसका आंसर क्या होगा गुरु? तो इसका आंसर फायरवॉल होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर से अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रुप बाय, ठीक ना, ग्रुप बाय क्लॉज के भीतर, ठीक ना, ग्रुप बाय क्लॉज के भीतर अभिव्यक्तित या कॉलम के लिए, ठीक ना, अभिव्यक्तित या कॉलम के लिए रोल अप ऑपरेशन का उपयोग किया, मतलब कब किया जाता है, ठीक ना। इसका उपयोग तब किया जाएगा उपयोगों की गणना करने के लिए ग्रुप बाय क्लॉज में निर्दिष्ट यानी कि अभिव्यक्तियों का कॉलम को दाएं से बाएं एक दिशा में समूहित करें, उसी लिए इसका हम प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका कथित तौर पे आंसर क्या होगा? तो इसका कथित तौर पे आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है सी नंबर में? कह रहा है कि उपयोगों की, ठीक ना, उपयोगों की गणना करने के लिए, ठीक ना, ग्रुप बाय क्लॉज के निर्दिष्ट अभिव्यक्तियों या कॉलम को दाएं से बाएं करने के लिए, ठीक ना, इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं कि एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पर से एडजस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसके लिए हम लेफ्ट से राइट में इसे हम एडजस्टमेंट करने के लिए या फिर इसे दिखाने के लिए मुख्य रूप से हम इसका क्या करते हैं कि प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का कार्य है, ठीक है ना। तो कार्य है की बात करें तो डेटा का संग्रह करना, ये भी इसका कार्य है, ठीक है ना। बहुत उपयोगी मतलब ये मुख्य रूप से आपको चीज़ों को आप एक बार यहाँ पर से, हाँ, बहुत उपयोगकर्ता पहुंच नियंत्रण प्रदान करना, यानी कि बहुत सारे यूजर के पहुंच तक नियंत्रण करना, यानी कंट्रोल में रखना, प्रदान करना उसे, ठीक है ना, कि किस तरह से हम डेटा का मतलब कह लीजिए कि एंट्री करेंगे, डेटा का अखंडता करना, और इसी पूरी तरह से इसका आंसर जो बताएं तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसी के साथ आज की इस क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 सेट नंबर जो टेस्ट नंबर 15 उसके डिस्कस किए। और आप लोग से हम जरूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप में से कोई ऐसे होंगे जिनको कि एडीसीए क्लास करना होगा, तो प्लीज़ उन्हें जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि घर बैठे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। एडीसीए का कोर्स है, ठीक है ना, तो एडीसीए का कोर्स कीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको कंप्लीट आपको एडीसीए क्लास भी कराया जाएगा और सर्टिफिकेट भी आपको है, पूरा नोट्स भी है, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे कि आपका डीटीपी का हो गया, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, वीडियो एडिटिंग, डाटा एंट्री काम, सारा चीज़ इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। तो आप एक बार जरूर किन्हीं को रिकमेंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या चीज़ें डाउट रह गया है, वो हम अगले क्वेश्चन में या फिर हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में ही हम आपको रिप्लाई दे दें या फिर रिप्लाई कर दें। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है।